नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है भारतेंदु युग, परिवेश व प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसकी कड़ी, उसकी श्रृंखला चल रही थी और इस क्रम में हमने रीतिकाल तक देख लिया था। अब रीतिकाल के बाद जो क्रम आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में वह आता है भारतेंदु युग। तो आज हम लोग उसी भारतेंदु युग पर चर्चा करने वाले हैं कि भारतेंदु युग जो था उसकी समय सीमा क्या थी, उसका परिवेश क्या था एवं उसकी प्रवृत्तियां क्या थी। भारतेंदु युग का जो समय सीमा थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत माना है और इसे प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। ऐसे अगर ईस्वी सन में माने तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक क्या है, भारतेंदु युग का समय माना जाता है। 1850 ईस्वी जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 1900 ईस्वी जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कई विद्वान जो हैं वो 1857 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं 1868 ईस्वी से भी मानते हैं, जब भारत ने जो है अपनी पहली भारतेंदु ने जब पहली पत्रिका का संपादन किया। लेकिन मोटे तौर पर जो सर्वसम्मत माना गया है, इसका टाइम पीरियड जो कालखंड माना गया है वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है भारतेंदु युग का समय। अब हम लोग इसके परिवेश पर चर्चा करते हैं कि जब भारतेंदु युग जो था उसका परिवेश क्या था, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। जब भारतेंदु युग में साहित्यकार साहित्य सृजन में लीन थे उस समय जो है समाज की परिस्थिति क्या थी। तो इतिहास में हम लोग जानते हैं कि यह वही दौर था जब भारत में क्या है, नवजागरण पुनर्जागरण सुधार का काल चल रहा था। एक के बाद एक जो है भारत में धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। अंग्रेज जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बार बार प्रहार कर रहे थे। इसके प्रत्युत्तर में जो है भारत में 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, 1801 से लेकर 1900 तक कई सारे जागरण सुधार के कार्यक्रम चलाए गए। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और ब्रह्म समाज जो है इसका झुकाव किसके प्रति था, कहीं ना कहीं अंग्रेजी एवं ईसाइयत के प्रति था। यह एक देववाद को मानता था, लेकिन इसने जो है क्या किया कि भारत में समाज सुधार के लिए बहुत ही राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित इस संस्था ने क्या किया, बहुत सारे कार्य किए। विधवा पुनर्विवाह जो है राजा राम मोहन राय इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहे। स्त्री शिक्षा को लेकर वह बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहे। तो एक तरफ ब्रह्म समाज जैसे संस्थान थी भारतीय समाज में, दूसरी तरफ आर्य समाज जैसी संस्था भी थी। 1875 ईस्वी में संभवतः इसकी स्थापना की गई थी और यह जो थी, जहां ब्रह्म समाज का झुकाव पश्चिम एवं अंग्रेजी की तरफ था, वहीं आर्य समाज का झुकाव क्या है, संस्कृत की तरफ था। भारतीय संस्कृति की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा था। इसलिए जो उसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, वो क्या बोलते हैं कि वेद सब सत्य पदार्थ और क्या है जो विद्या के नाम से जानी जाती है वो सब क्या है वेद में दिया गया है। वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो, और वो इस प्रकार से जो है, और वो स्वदेशी की बात करते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की बात करते हैं और हिंदू समाज में जो ही हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरफ आर्य समाज था, दूसरे तरफ ब्रह्म समाज जैसी संस्थाएं थी और ये सब। इसके अलावा जो थी आपको रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने जो संस्थान स्थापित किया था वह था। इसके अलावा भी कई सारे संस्थान जो थे वह धर्म सुधार के कार्य में भारतीय समाज में उस समय लीन थे। भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। तो भारतीय समाज की एक स्थिति तो उस समय यह थी कि जागरण सुधार का काल चल रहा था। इसके ठीक साथ ही साथ जो है क्या एक दूसरा वर्ग भी था, दूसरा धड़ा भी था जो इन परिवर्तनों जैसे विधवा पुनर्विवाह इत्यादि के, सती प्रथा को समाप्त करने इत्यादि के खिलाफ था और वो प्रति धर्म सुधार आंदोलन चला रहा था। वह विधवा विवाह का जो है विरोध करता था और इसके अलावा पर्दा प्रथा इत्यादि का समर्थन करता था। तो भारतीय समाज में एक धड़ा ऐसा भी था। तो यह हमारे उस समय का नवजागरण का दौर था और उस समय क्या चल रहा था समाज में, सुधार व प्रतिधर्म सुधार के बीच जो है हमारा देश जो है, हमारे देश का समाज जो है झूल रहा था। दूसरी जो उस समय की स्थिति थी 1850 से 1900 के बीच में क्या है, रेलवे का विकास हुआ। और हम जानते हैं मुंबई से थाने के बीच पहले रेल 1853 में चली। रेलवे का विकास हुआ, प्रेस एवं मुद्रण का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, रेलवे के विकास, रेलवे जब चली, रेल चली भारत में पहली बार, तो क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्र के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा नदियाँ थी, बहुत ज़्यादा भाषाई विविधता थी।
इसकी वजह से लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझ नहीं पाते थे और उनके विषय में क्या है कि कई प्रकार की भ्रांतियाँ उनके मन में एक दूसरे के प्रति विद्यमान होती थी। रेलवे ने जो है भारत को जो है भौगोलिक रूप से जोड़ने का कार्य किया। दूसरा था प्रेस एवं मुद्रण का विकास। प्रेस के विकास से और मुद्रण के विकास से क्या हुआ कि भारत का जो शिक्षित तबका था, भारत का शिक्षित तबका पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आया, विश्व साहित्य के संपर्क में आया और उसने विश्व साहित्य का अध्ययन किया और उसने कई सारी चीज़ें, कई नई नई बातें उसे सीखने को मिली। प्रेस का विकास होने के कारण क्या हुआ कि साहित्यिक चेतना में परिवर्तन आया। अभी तक केवल रीतिकाल कविता वगैरह चल रहा था, साहित्यिक चेतना जो है समृद्ध हुई, उसमें परिवर्तन आया क्योंकि नए नए विषय जो हैं उनसे हमारे शिक्षित वर्ग का परिचय हुआ, तो साहित्यिक चेतना में परिवर्तन हुआ। उस समय की तीसरी स्थिति क्या थी कि ईसाई मिशनरियों ने भी जो है उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ईसाई मिशनरियों को क्या मिल गया था, अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी मिल गई थी। तो ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या कर रहे थे कि वो बाइबल को छपवा रहे थे और बाइबल को क्षेत्रीय भाषाओं में ही छपवा रहे थे और इस क्रम में क्या कर रहे थे, वो शिक्षा का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। और ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, इसके परिणाम स्वरूप जो है कई भारतीय हिंदू धर्म के लोग जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे और इसने भी जो है प्रतिधर्म सुधार की गति को तीव्र किया था। तो यह जो था भारतेंदु युगीन समय का परिवेश था। भारतेंदु युग जो है उस समय का परिवेश इस तरह था कि नवजागरण का दौर चल रहा था, सुधार और प्रतिधर्म सुधार चल रहे थे, प्रेस का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ था, रेलवे आ चुका था, तार आ चुका था और प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि के अलावा मुद्रण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार में चरम की स्थिति पर थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच जो है क्या हुआ कि भारतेंदु युग का विकास हुआ। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ फलीभूत हुई, फली फूली और बढ़ी। तो अब हम तीसरी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग जो है उसकी साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी। तो प्रवृत्तियों में क्या है, पहला तो है सामाजिक चेतना। हमने अभी अभी देखा कि यह वही दौर था जब धर्म सुधार एवं प्रतिधर्म सुधार जो है अपने चरम पर था। इसका जो है प्रतिफलन, समाज में घट रही इस घटनाओं का प्रतिफलन जो है उस दौर में लिखे गए साहित्य में भी हमें नज़र आता है। और सामाजिक चेतना जो है, समाज से जुड़ी हुए विषय वस्तु उस दौर की साहित्य की, कविता की मुख्य विषय वस्तु बनकर आए। जन जीवन की समस्याओं का चित्रण उस दौर के साहित्य में, कविताओं में किया गया। जन जीवन से जुड़ी हुई जो है समस्याओं का चित्रण किया गया। भारतेंदु युग से ठीक पहले जो था रीतिकाल था, और रीतिकाल में हम क्या जानते हैं कि जन जीवन की समस्याओं से, जन जीवन के सरोकारों से रीतिकाल का कोई लेना देना नहीं था। दरबारी कवि जो थे वो क्या कर रहे थे, दरबार में रहकर कविता कर रहे थे, प्रेम और श्रृंगार की कविता कर रहे थे। रीति मुक्त कवि जो बाहर कविताएं कर रहे थे वह भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे थे। आम सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का उसमें कोई स्थान नहीं था। लेकिन भारतेंदु युग में क्या है कि सुधार एवं धर्म सुधार का जब दौर चला तो उसकी अभिव्यक्ति क्या हुई, साहित्य में भी हुई और जन जीवन की समस्याओं का चित्रण इस दौर के साहित्य में किया गया। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया और विधवाओं की जो दुरावस्था है उसका बहुत ही मार्मिक और गंभीर चित्रण किया गया। वर्ण व्यवस्था पर प्रहार इस दौर की कविताओं में आपको किया गया। कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विधवा दुरावस्था में को आधार बनाकर गर्भरंडा रहस्य नामक एक कविता लिखी गई है। गर्भरंडा रहस्य में क्या है कि उसमें यह बतलाया गया है कि जब दो मान लिया मित्र हैं तो अगर उनकी पत्नियां प्रेग्नेंट है तो गर्भ में ही जो है शादी तय कर दी जाती थी। अगर लड़का लड़की हुए तो उनकी शादी हो जाती थी और अगर गर्भ में लड़के की मृत्यु हो जाए तो अगर लड़की जो पैदा हुई तो उसे विधवा मान लिया जाता था। तो विधवाओं की दुरावस्था का चित्रण करते हुए एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है प्रताप नारायण की, कौन करे जो नाही सिसकत सुनी विपदा इन बाल विधवन की। तो इस प्रकार की जो बाल विधवाएं पैदा होती थीं, यानी कि जो पैदा होते ही विधवा हो गई या बाल्य अवस्था में जिनकी शादी तय कर दी गई और जो विधवा हो गई, ठीक है, तो उनकी साथ जो समस्याएं होती थी, जो कष्ट जिन पीड़ाओं को उन्हें झेलना पड़ता था, उसका चित्रण, बहुत ही सजीव चित्रण प्रताप नारायण ने अपनी कविता में किया है। कौन करे जो नाही कसकत, वह कैसा कलेजा होगा, कौन सा कलेजा होगा, नहीं सकता होगा इन बाल विधवाओं की विविधाओं को सुनकर। वर्ण व्यवस्था पर इस दौर के साहित्य में भी इस दौर के साहित्य में वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। हमने बहुत धर्म फैला लिया और छुआछूत का कर्म हम लोग जो है फैलाते रहे हैं। इस प्रकार से छुआछूत पर प्रहार करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, प्रति धर्म सुधार भी चल रहा था। इस दौर के साहित्य में जहाँ धर्म सुधार से प्रभावित जो थी, जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया, स्त्रियों के जो बाल विधवा थे उनकी स्थितियों पर लिखा गया, तो प्रति धर्म सुधारकों का भी प्रभाव इस दौर के साहित्य पर पड़ा। और साहित्यकारों का एक ऐसा वर्ग भी था जिसने विधवा विवाह का विरोध किया और इस प्रकार की चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अंबिका दत्त व्यास को ले सकते हैं। ये प्रतिगामी किस्म के लोग थे। इन्होंने क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया अपनी कविताओं में। कई कविताओं में अंबिका दत्त व्यास ने वर्णाश्रम का समर्थन किया। जहाँ भारतेंदु जैसे लोग थे जो स्त्री शिक्षा के घोर समर्थक थे और महाविद्यालय में किसी बालिका के प्रथम श्रेणी पर पास होने पर, उसके टॉप करने पर वो महंगी बनारसी साड़ियाँ भिजवाते थे। वहीं अंबिका दत्त व्यास जैसे लोग भी थे, राधाचरण गोस्वामी जैसे लोग भी थे। इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह का विरोध किया। तो इस दौर की साहित्य की एक प्रवृत्ति थी सामाजिक चेतना, जिसमें गामी और प्रतिगामी दोनों धाराएं चलती हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इस दौर के साहित्य की, वह है देशभक्ति बनाम राजभक्ति का द्वंद्व। भारतेंदु युग जो हम लोग जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि यह संक्रमण का काल है। यह वही दौर है जब खड़ी बोली बनाम क्या है, खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा का द्वंद्व चल रहा होता है। राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व चल रहा, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व लोगों के मन में, उस दौर के कवियों के मन में चल रहा होता है। ये उस समय था कि अंग्रेजों के ठीक पहले किसका शासन था, मुगलों का शासन था। और मुगल जो थे वो उन्होंने जाजिया जैसे कर लगाए और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं की जो उस समय के लेखकों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप जो है वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ों के चापलूस थे, भय से करते थे या किसी लोभवश ऐसा करते थे, बल्कि अंग्रेज़ों के ठीक पूर्व जो शासन व्यवस्था थी, मुगलों की जो शासन व्यवस्था, ढहती हुई मुगल शासन व्यवस्था, उससे वो असंतुष्ट थे। यही कारण है कि क्या कहते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है भारत दुर्दशा में कि अब भारत भाई तुम जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। और मूर्ख किसे बोलते हैं, वो मुगलों को बोलते हैं और बोलते हैं कि अब अंग्रेज जैसे ईमानदार लोगों के अगर शासन में तुम नहीं जगोगे तो कब जगोगे। तो राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व था। राजभक्ति किस लिए थी वो मैंने बताया, क्योंकि उसके ठीक पहले जो है जो ढहती हुई मुगल शासन थी उसका शासन इन लोगों ने देखा था और उसके अत्याचारों को इन्होंने देखा था, जाजिया कर देखा था, उत्पीड़न को देखा था। उसके ठीक विपरीत जो एक पश्चिम से ऐसी संस्था, एक ऐसा जो राजा आया जो कि एक जिसने कई सारी नई नई चीज़ें दी, जाजिया इत्यादि को वो नहीं मानता था, तो इसलिए उनके मन में क्या था, राजभक्ति था। और राजभक्ति जो आपको कहाँ दिखाई देगा, कई जगह आपको दिखलाई देगा। जब महारानी विक्टोरिया ने कंपनी का शासन अपने अधीन ले लिया तो प्रेमघन ने जो क्या किया कि उस पर कविता लिखी थी। और कविता क्या थी, लेकर राज कंपनी के कर 100 निज हाथन, यानी कंपनी का राज अपने हाथ में लेकर किए सनाथ, भोली भारत की प्रजा अनाथन। भोली भारत की प्रजा जो अब तक अनाथ थी उसको आपने सनाथ कर दिया, यानी विक्टोरिया हमारी नाथ हो गई, स्वामिनी हो गई। ये प्रेमघन की कविता थी। दूसरी इनकी पंक्ति एक और है कि राजभक्ति भारत सदृश और ठौर कुछ नहीं, यानी भारत में जितनी राजभक्ति है यहाँ ऐसी राजभक्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कई सारी कविताएं इस दौर में लिखी गई जिससे आपको पता चलता है कि राजभक्ति इस दौर के लेखकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान थी। क्यों थी उसका पहले मैंने चर्चा उसकी पहले कर दिया है मैंने। जैसे कि उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं भारत भिक्षा, हरिपनाष्टक, मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि, विजयनी विलाप। ये कुछ कविताओं के उदाहरण हैं जिसमें अंग्रेजों की प्रशंसा मुक्त कंठ से की गई है। इसके अलावा जो है कुछ घटनाएं थी, जैसे रानी विक्टोरिया के शासन काल की प्रशंसा की गई है, रिप्पन को श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें दिखलाती है कि क्या है उस दौर के रचनाकारों में राजभक्ति थी। स्वयं भारतेंदु क्या कहते हैं, हम तो सदियों से राजभक्त रहे हैं, यह भारतेंदु का कथन है। रस्सा कस्सी में वीर भारत तलवार संभवतः इसे उद्धृत करते हैं। तो यह हुई राजभक्ति की स्थिति, और क्यों थी यह भी। लेकिन साथ ही साथ उस दौर का रचनाकार यह भी देख रहा था कि अपनी कतिपय कुछ अच्छाइयों के बावजूद जो है क्या है कि भारत के लोगों की, जन सामान्य की स्थिति में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। स्थिति अब भी उतनी ही दयनीय है, बल्कि कुछ मामलों में शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो इसलिए जो है फिर देशभक्ति यहाँ पर जग जाती है। और फिर वो क्या होता है, क्या कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साथ, वही भारतेंदु जो बोलते हैं हम सदियों से राजभक्त रहे हैं, वो कहते हैं अंग्रेज राज सुख साथ सदै सब भारी, पै ख्वारी पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। यानी अंग्रेज राज में सभी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ का धन विदेश चला जा रहा है, यह हमें बहुत अखर रहा है। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व एक ही जो है दोहे में आपको इससे सटीक और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले में अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करते हैं और दूसरे में तुरंत वो क्या करते हैं, कहते हैं कि पै धन विदेश चली जाती है यति ख्वारी। तो आपको भारतेंदु के यहाँ यह देखने को मिल जाएगा। या फिर और है, जैसे कि आप अंधेर नगरी में देखते हैं, कथन है अंधाधुंध मचियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। भारत में चारों ओर अंधाधुंध मचा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई शासन नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि शासक जो है वो विदेश में रहती है, यह कथन है। तो यहाँ क्या है, राष्ट्रभक्ति यहाँ पर झलक रही है। अंग्रेज लोग जो है अंग्रेजी भारत पर ज़बरदस्ती थोप रहे थे। इसके विरोध में भी भारतेंदु ने कुछ बात कही कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। और यहाँ पर क्या है, राजभक्ति का वो प्रतिकार कर रहे हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कुसूल। और इस प्रकार से वो हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। तो राजभक्ति या देशभक्ति बनाम राजभक्ति का द्वंद्व यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 2 और 3 विशेषता इसी में हो गई। चौथी विशेषता इसकी क्या है, चौथी विशेषता है भक्ति भावना। इस दौर की भक्ति भावना को हम लोग 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं या 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है संप्रदाय आधारित भक्ति और दूसरी जो नवीन प्रकार की भक्ति जो उत्पन्न हुई थी इस समय में वह थी स्वदेशानुरागे समन्वित ईश्वर भक्ति। यानी इस देश प्रेम के अनुराग से उत्पन्न ईश्वर की भक्ति, और यह एक नवीन प्रकार की भक्ति थी जो इसी युग में जो उत्पन्न हुई थी। पहली भक्ति थी संप्रदाय सापेक्ष भक्ति, और इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण और दूसरा वैष्णव भक्ति। निर्गुण भक्ति में कोई विशेष जो है आपको उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती है इस युग के साहित्य में, इस युग के काव्य में। वो जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी वही यहाँ पर भी चलती है। आपको जो है वैष्णव भक्ति में क्या देखते हैं कि राम के बजाय कृष्ण यहाँ ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान किसका है, स्वयं भारतेंदु का है, क्योंकि वो राधा कृष्ण के उपासक थे और इन्होंने जो है राधा कृष्ण को आधार बनाकर कई सारी रचनाएं की। और जब इनकी भक्ति भावना की हम पड़ताल करते हैं तो क्या पाते हैं कि उसमें सख्य और विनय भाव की प्रधानता ज़्यादा थी। 2 प्रकार की भक्ति, एक जो भक्ति है क्या है कि संप्रदाय आधारित भक्ति, और इसमें भी 2 भाग, एक निर्गुण और दूसरा वैष्णव। वैष्णव में राम के बजाय कृष्ण को अधिक प्रधानता देना और कृष्ण के भक्ति के स्वरूप में सख्य और विनय भाव की अधिक प्रधानता। दूसरी जो भक्ति थी सबसे महत्वपूर्ण वह थी स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। यानी ऐसी ईश्वर भक्ति जो क्या है देश प्रेम से उपजी हो, देश प्रेम ईश्वर भक्ति में घुल मिल गया हो। और साधक जो है ईश्वर की भक्ति वहाँ अपनी मुक्ति के लिए नहीं कर रहा है, न ही मानव मात्र के कल्याण के लिए कर रहा है, बल्कि वह भारत भूमि के कल्याण के लिए कर रहा है। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। यह एक पंक्ति है कि हे करुणानिधि आप कहाँ सो गए, यह नील देवी की पंक्ति है कि भारतवासी अब जग नहीं रहा, आप इनको आकर जगाइए। दूसरा है अपने या प्यारे भारत के पुण्य दुख दरिद्र हारिए। ये कह रहे हैं कि इस प्यारे भारत के दुख और दरिद्र को हे प्रभु, वो अपने दुख और दरिद्र के हरने की बात नहीं कर रहा है कभी, वह मानव मात्र के दुख और दरिद्र के हरने की बात भी नहीं कर रहा है, वह भारत भूमि के लोगों के दुख और दरिद्र के हरने की बात कर रहा है। तो चौथी विशेषता इस दौर के साहित्य की क्या थी, वह थी भक्ति भावना। अब भारतेंदु युग की हमने 4 प्रवृत्तियों को देखा, 4 विशेषताओं को देखा, 4-5 और प्रवृत्तियां बच रही हैं, उससे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको यह वीडियो देखने के बाद कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में हमने जो चर्चाएं की थी वह हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें कि 4-5 और भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियाँ हैं, उसको दोहराएंगे और फिर उन 4-5 प्रवृत्तियों को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।